Hello, Class 10 OGs. Welcome to today's session. Today, we are taking a look at your two dramas from English Communicative, यानी कि The Dear Departed and Julius Caesar. हम इनकी डिटेल्ड समरीज देखेंगे, साथ ही साथ इनकी क्या की थीम्स है, क्या एनालिसिस है, क्या आपको याद रखना है, वो सब कुछ देखेंगे. सो स्टे ट्यून्ड and don't forget to hit that subscribe button. All right. Now, both of these dramas have something in common. Masks. What do I mean by that? जूलियस सीजर में एक पॉलिटिकल बिट्रेयल है, डियर डिपार्टेड में एक फेमिलियल बिट्रेयल है. दोनों में लोग वैसे नहीं हैं जैसे वो अपने आप को दिखाते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और. एंड दिस डिसेप्शन sort of forms the basis of both these dramas. Obviously, जूलियस सीजर एक शेक्सपियरन ट्रेजेडी है, तो यहाँ पर जो डिसेप्शन है, जो मास्क है, वो बहुत सीरियस है. whereas डियर डिपार्टेड जो कि एक सैटायर है, वहाँ इन चीज़ों को ह्यूमरसली हैंडल किया गया है. बट अंडरलाइंग थीम्स दोनों ड्रामास की काफ़ी सिमिलर है. सो लेट्स टेक अ लुक एट दीज ड्रामास फ्रॉम दिस लेंस. ओके, तो पहले स्टार्ट करेंगे हम डियर डिपार्टेड से, जो कि एक बाइटिंग सोशल सैटायर है. इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन टू बी अ बाइटिंग सोशल सैटायर? बाइटिंग का मतलब जो आपको ठेस पहुंचाता है, जो प्रिक करता है, सोचने पे मजबूर करता है कि ऐसा भी होता है सोसाइटी में. सोशल, ऑब्वियसली जो हमारी सोशल सेटिंग है, जिस तरीके से हम लोग जीते हैं, जिस तरीके से हमारे फैमिली यूनिट्स हैं. एंड सैटायर मीन्स एक नॉन सीरियस या ह्यूमरस तरीके से किसी सीरियस इशू के बारे में बात करना. ये मिडिल क्लास हिपोक्रेसी की बात करता है इन ब्रिटिश सोसाइटी. एंड बिकॉज वी हैव बीन अ ब्रिटिश कॉलोनी फॉर सो लॉन्ग, a lot of our values come from that British middle class value system. और इसी रीज़न की वजह से शायद ये जो प्ले है अभी भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट फील होता है. हम आज तक देखते हैं कि कैसे लोग दोगलापन दिखाते हैं अपनी फैमिली में, अपने एजिंग पेरेंट्स के टूवर्ड्स, जस्ट बिकॉज दे आर ग्रीडी फॉर देयर प्रॉपर्टी. वो उतना ध्यान रख लेते हैं जितना प्रॉपर्टी के लिए ज़रूरी होता है. अंदर से उनके लिए कोई इमोशंस नहीं होते हैं. एंड जब मतलब निकल जाए तब तू कौन मैं कौन. वी हैव सीन सिबलिंग स्ट्राइफ, सिबलिंग्स के बीच में लड़ाई बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी. बहुत बारी तो ऐसा भी होता है कि बात ही होनी बंद हो जाती है. इट गोज टू सच एन एक्सटेंट समटाइम्स दैट क्राइम्स हैपन बिकॉज ऑफ दिस. तो ये जो हिपोक्रेसी है, जिसको हम देखते हैं थ्रू ऑल आवर मीडिया की फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, माँ बाप की सेवा करो, ये हमारा कल्चर है. लेकिन जब एक्चुअली में हम लोग सेवा की बात करते हैं या प्यार की बात करते हैं, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू वन थिंग, ग्रीड, प्रॉपर्टी. ये सब करने से मुझे क्या मिलेगा? दैट्स व्हाट दिस ड्रामा इज ऑल्सो एसेंशियली अबाउट. बट ऑब्वियसली इट इज़ डन इन अ ह्यूमरस वे. यहाँ पर जो नाम है द डियर डिपार्टेड, ये भी फनी है बिकॉज ना कोई डियर है ना कोई डिपार्टेड है. एबल मेरीवेदर एक्चुअली डज नॉट डाई इन द ड्रामा, सो ही हैजंट डिपार्टेड, बट ही डज डिपार्ट इन अ डिफरेंट वे. व्हाट डज दैट मीन? ही डिसाइड्स कि मुझे अपनी दोनों बेटियों में से किसी के साथ भी नहीं रहना, बिकॉज बोथ ऑफ देम नाउ वॉन्ट मी फॉर सेल्फिश रीजन्स. I'd rather live with someone who is happy to be in my company, who is happy to take care of me, and that is why I'm going to get married and leave the house. Will भी मैंने change करा दी है. जो मेरे साथ रह रहा होगा at the time of my death, they are going to inherit all of my belongings. Okay? So he does depart, यानी कि he leaves, but he does not die. और dear भी, he is not dear to any of his daughters or his son-in-laws. He is only dear to two people, we can say. One is Victoria, who is that only sane voice, that genuine voice in that entire household. She is the only one who is happy कि Abel Merriweather is alive. She is the only one who cuts through
द हिपोक्रेसी एंड सेज थिंग्स, वो कहती है कि जब आप ब्यूरो चुरा रहे हो, अपनी मम्मी पापा को सीधा बोल देती है कि आप क्या अपनी बहन को चकमा देने की कोशिश कर रहे हो। जब वो आएंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये भी ग्रैंडफादर की बिलोंगिंग्स का पार्ट था। सो विक्टोरिया सेज थिंग्स एज दे आर, शी इज द वॉइस ऑफ रीजन, वॉइस ऑफ ट्रूथ, एंड शी इज द ओनली वन हु जेन्युइनली केयर्स अबाउट फैमिली। ओके, सो नाउ ये स्टैनली ह्यूटन का प्ले जो है, इट एक्सपोजेस ग्रीड एंड मटेरियलिज्म ऑफ द मिडिल क्लास। और ये दो बहनों की एसेंशियली कहानी है, उनके जो हस्बैंड्स हैं वो साइड कैरेक्टर्स है, ठीक है। वी हैव अमीलिया एंड वी हैव एलिजाबेथ, और यू कैन जस्ट से मिसेस स्लेटर एंड मिसेस जॉर्डन। अब दोनों में से कोई भी किसी से बेहतर नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अमीलिया अच्छी है, सिंसियर है, और एलिजाबेथ चालाक है, या वाइसी वर्सा। दोनों ही सेम किस्म की है। Both of them are opportunistic. Both of them are looking for ways to take as much as they can from their dead father, and both of them are looking for ways to put each other down. गलतियां निकालते हैं एक दूसरे की। जब मिसेस जॉर्डन आती है, अमीलिया का सिर्फ एक ही इंटेंशन होता है कि हमारे जो मॉर्निंग के कपड़े हैं उनके मॉर्निंग के कपड़े से बेटर होने चाहिए। पर जब मिसेस जॉर्डन आती है, शी इज इन फुल मॉर्निंग ब्लैक, एंड इसके बीच में भी कंपटीशन चल रहा है कि किसके मॉर्निंग के कपड़े बेटर हैं। साथ ही साथ इस चीज पे भी कंपटीशन चल रहा है कि तुमने इनको 5 साल रखा, मैंने 3 साल रखा, हमने ज्यादा टाइम रखा, लेकिन तुम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। इसमें भी नीचा दिखाया जा रहा है कि तुमने अभी तक डॉक्टर को नहीं बुलाया, ये बहुत बड़ी गलती है। अब डॉक्टर को बुला के क्या हो जाएगा? अरे कुछ लोग मरने के बाद भी जिंदा हो जाते हैं, डॉक्टर आता तो शायद पापा को जिंदा कर देता। हर चीज में लड़ाई चल रही है। मिसेस जॉर्डन क्लेम कर रही है कि जिमी को बहुत पसंद करते थे ग्रैंडफादर, और वो इस वजह से गोल्ड की वॉच जिमी के पास छोड़कर जाना चाहते थे। इस बात पर अमीलिया जज कर रही है एलिजाबेथ को, मिसेस स्लेटर जज कर रही है मिसेस जॉर्डन को कि ये तो बस गोल्ड की वॉच हथियाना चाहती है। हिपोक्रेसी यहाँ पर कहाँ पे है? अमीलिया ने भी तो कितनी चीजें हथियाई हुई है, चप्पल तक नहीं छोड़ी। अपने पापा की चप्पल जबरदस्ती अपने पति हेनरी को पहनाई कि वेस्ट नहीं जानी चाहिए, जबकि हेनरी कह भी रहा है कि ये तो मुझे पूरी ही नहीं आएंगी। क्लॉक ले ली, मेंटल पे रख दी, ब्यूरो बेडरूम से नीचे ले आए। अमीलिया is a hypocrite because she is judging Mrs. Jordan for the very things that she herself is doing. Okay? So now, पहले क्या होता है? अमीलिया स्लेटर को पता चलता है that father is dead, or rather she assumes, we can say, that her father is dead, and एकदम से instead of being shocked, instead of being sad, instead of feeling badly about what's going on, she decides कि हमें जल्दी से 2 चीज़ें करनी है। हमारा मॉर्निंग परफेक्ट होना चाहिए, और जो जो चीज़ें हमें चाहिए मिसेस जॉर्डन के आने से पहले हमें ले लेनी चाहिए। सो यहाँ पे मॉर्निंग का मतलब क्या है? द ब्लैक क्लोथ्स दैट आर वोर्न एट अ फ्यूनरल, और अगर आपके किसी करीबी की डेथ हुई है देन यू wear these morning clothes for some period of time. इसके rules अलग अलग होते हैं, and you're supposed to be in all black. इसमें भी there is competition going on कि whose all black is better, whose morning clothes indicate more morning. इस बात पे आप एक बेसिक लेवल पर डिस्कनेक्ट देख सकते हो कि आप सैड कपड़ों की वजह से नहीं फील करते हो, आप सैड दिखाने के लिए नहीं फील करते हो। When your father dies, father is somebody who's supposed to be very close to you. If you're genuinely in grief, this won't be a thought that will cross your mind. अरे आप grief में हो तो आप कपड़ों के बारे में आखिरी में सोचोगे. That should be the last thing on your mind. But यहाँ पे it's the very first thing that comes into Amelia's mind because सब कुछ show off के लिए किया जा रहा है. दूसरी चीज obviously ये हत्या लो जिससे पहले वो लोग आए या उस पर क्लेम करने की कोशिश करें। तो यही पिंचिंग द फर्नीचर होता है। ये ब्यूरो है, ये ग्रैंडफादर। अब आप नोटिस करोगे इस पूरे ड्रामा में कि अमीलिया भी अपने पापा को ग्रैंडफादर बोल रही है। आदत होती है ना, जैसे आपकी मम्मी आपके दादा को भी दादा बोलेंगी या आपके नाना को भी नाना बोलेंगी। ऑब्वियसली उनका रिश्ता अलग है उनसे,
लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए सबको आदत पड़ जाती है नाना जी बोलो, दादाजी बोलो, ठीक है। तो दैट्स व्हाट अमीलिया इज डूइंग, शी इज कॉलिंग हर ओन फादर ग्रैंडफादर, क्योंकि विक्टोरिया भी उनको ग्रैंडफादर बोलती है। ओके, तो पिंचिंग यानी कि चुराया जा रहा है, हत्याया जा रहा है ये फर्नीचर, और इस चीज को विक्टोरिया पॉइंट आउट करती है, क्योंकि सब में से साफ दिल कौन है, विक्टोरिया है। फिर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट होता है जब जॉर्डन्स अराइव करते हैं। हेनरी अमीलिया का हस्बैंड, बेन एलिजाबेथ का हस्बैंड, जॉर्डन्स आते हैं, वो भी अपने ग्रीफ को फेन कर रहे हैं, यानी कि फेक कर रहे हैं। इट इज मोर फॉर शो देन जेन्युइनली फेल्ट। ओके, सो सबका शो ऑफ चल रहा है। वो भी, अगर उनको इतना ही फर्क पड़ रहा होता अपने फादर की डेथ का, they would have, you know, the first thing they would have done is gone and seen their dead father, बॉडी के पास जाते, रोते। लेकिन यहाँ पर मिसेस जॉर्डन कहती कि चलो चाय रख ही दी है केटल पे, तो पहले चाय पियाते फिर देखेंगे। द इंटायर टाइम, जब तक एबल मेरीवेदर खुद नीचे नहीं आ जाते, मिसेस जॉर्डन और बेन अपने पापा को देखने तक नहीं जाते हैं। एंड कहने को दे आर वेरी अफेक्टेड बाय द फैक्ट दैट ही इज डेड। दैट शुड टेल यू कितना वो अफेक्टेड है और कितना वो फेक कर रहे हैं। फाइनली एक इंश्योरेंस प्रीमियम के पीछे भी पूरी आर्ग्यूमेंट होती है। अब जब विक्टोरिया बताती है कि शायद ग्रैंडफादर सुबह इंश्योरेंस देने नहीं गए थे, वो तो रिंगो बेल्स गए थे, एवरीबडी इज लाइक हाउ सेल्फिश ऑफ हिम कि वो अपनी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने से पहले मर गए, क्योंकि अब सब ये सोच रहे हैं कि हमें भरनी पड़ेगी, हमें भरनी पड़ेगी। अमीलिया कह रही है एक तो वो 3 साल हमारे पास रहे हमारे खर्चे पे, ऊपर से अब अपनी प्रीमियम भी नहीं भर के गए, ये तो स्विंडलिंग हो गई, ये तो हमसे ही चुरा रहे हैं। सब विक्टिम बन गए। बेन बोल रहा है कि अब पता नहीं किसको प्रीमियम पे करनी पड़ेगी। सो दे आर वरीड मोर अबाउट द फैक्ट कि who is going to be paying the premium than the fact that their father is dead. Finally क्या होता है, resurrection होता है। Abel is actually not dead, he comes back, he is first confused, और उस Abel को झूठ पे बोला जाता है कि बेन का कोई भाई है जो मर गया है, फ्रेडरिक है, एल्बर्ट है, फाइनली डिसाइड करते हैं आइजैक है जो मर गया है। लेकिन इवेंचुअली मिसेस जॉर्डन जो है वो सच बता देती है, नॉट बिकॉज शी इज अ गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन, बट क्योंकि उनको ये नजर आ रहा था कि अगर मैं सच बोल दूंगी तो यहाँ अमीलिया फंस जाएगी। जैसे ही ये पता चलता है कि अमीलिया और हेनरी ने मिलकर ब्यूरो चुराया है, क्लॉक चुराई है, चप्पल चुराई है, मिसेस जॉर्डन सीज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू द गुड बुक्स ऑफ हर फादर। ये करने से क्या होगा, एबल विल थिंक अमीलिया तो कितनी सेल्फिश बेटी है, मेरी तो एलिजाबेथ ही अच्छी बेटी है, अब मैं सब कुछ इसके पास छोड़कर जाऊंगा। दैट इज हर इंटेंशन। So she tells the truth to Abel, and then Abel realizes कि मेरी दोनों ही बेटियां ऐसी है, and I am going to leave nothing for either of them. Okay? So what are these people like? उनका character sketch essentially क्या है? First we have Amelia, who is very opportunistic. She sees her father's death as an opportunity कि चलो वो मर गए हैं, ये भी हत्या लो, वो भी हत्या लो। शी जस्टिफाइज ऑल ऑफ इट बाय सेइंग कि ये हमारे साथ रहते हैं और हम उन पे बहुत बड़ा फेवर कर रहे हैं हमारे साथ रख के। ऑलराइट, सो शी जस्टिफाइज टेकिंग द ब्यूरो एज ऑल्सो लक कि मेरी बहन को तो पता ही नहीं है कि ये ब्यूरो फादर को बिलोंग करता है, तो हम रख लेंगे, ये हमारे हिस्से आया है। सो शी हैज़ अ कंप्लीट लैक ऑफ मॉरल कंपस। मॉरल कंपस इज दैट इनर वॉइस जो आपको बताता है कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अमीलिया में वो कंप्लीटली मिसिंग है। शी डज नॉट सी वेयर शी इज गोइंग रॉन्ग एंड शी जस्टिफाइज ऑल ऑफ हर सेल्फिश एक्शंस। एबल की रियलाइजेशन होती है व्हेन द फसाड क्रम्बल्स। एबल प्रोबेबली ऑलरेडी हैज एन आइडिया कि मेरी बेटियां ऐसी है, बट टू सी देम गो टू दिस एक्सटेंट कि वो मॉर्निंग में आकर भी चीजें हथियाने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, he realizes that they are only with him for his possessions and decides to leave. He's already made up his mind to marry Mrs. John Shorrocks, who is the widow that runs Ringo Bell, the public house. He's already fixed things up with her. उनका affair चल रहा होगा, they both like each other,
एंड ही फाइनली डिसाइड्स कि ये वो टाइम है जब मैं सबको बता दूं कि मैं जा रहा हूँ शादी करके, और अब मैं अपनी सारी चीज़ें भी उसी औरत के पास छोड़ के जाऊंगा जो मुझे प्यार से रखना चाहती है. That's the final punishment where he changes his will. As soon as he announces कि वो अपनी will change करने वाले हैं, मिसेस जॉर्डन भी रेडी हो जाती है. नहीं नहीं पापा, आप मेरे साथ रहो. अमीलिया कहती है नहीं नहीं, आप उनके साथ 5 साल रह चुके हो, हमारे साथ सिर्फ 3 साल रहे हो, मेरे साथ रहो. मिसेस जॉर्डन कहती है देख रहे हो ये क्या करती है, इन सब चीज़ों के बावजूद भी आप इनके साथ रहना चाहते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ऑल ऑफ दैट अगेन इज feigned, it's fake, it's for show only, they don't mean anything. So ये हमारे कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स है. अगर आपको इनके स्केचेस को डिस्क्राइब करना है तो आप ऐसे कर सकते हो. मिसेस स्लेट इज shrewd, she's opportunistic, she prioritizes appearance of mourning over the genuine feeling of being sad about her father's death. मिसेस जॉर्डन शार्प टंग, कड़वी कड़वी बातें करने में माहिर, एक्सट्रीमली competitive, she wants to one up her sister, हर चीज़ में अपनी बहन को नीचा दिखाकर अपने आप को बेटर दिखाने की कोशिश करती है. she is hypocritical. Abel Merriweather is high spirited, he is also independent. Normally हम लोग ऐसी फादर फिगर को एज अ विक्टिम देखते हैं कि देखो बेचारे बूढ़े बाप का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है. बट यहाँ पे एबल मेरीवेदर डजंट विक्टिमाइज हिमसेल्फ, ही डजंट sit down and feel bad for himself, he doesn't sob, he doesn't cry, he takes his revenge and he says if you don't care about me, I don't care about you either, I am leaving, I am going to live my life. He teaches his ungrateful daughters a lesson at the end, right? And finally we have Victoria, who is the moral compass in this story. She is the only one who cares, she is the only one who calls a spade and उसी को खुशी होती है जब ग्रैंडफादर जिंदा होते हैं, रेजरेक्ट सो टू स्पीक हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मटीरियलिज्म वर्सेस ह्यूमन वैल्यूज ऑब्वियसली बहुत बड़ा थीम है. जो बहनों की प्री ऑक्यूपेशन है, जो उनका ऑब्सेशन है विद ऑब्जेक्ट्स, वो उनके फादर की लाइफ की वैल्यू से ज़्यादा है, which goes to show that उनकी फादर का मीनिंग उनकी ज़िंदगी में सिर्फ उनकी चीज़ें हैं. आयरनी ऑफ द टाइटल मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि ना वो डियर है ना वो डिपार्टेड है. ओके, सो दिस प्ले मॉक्स द स्पेसिफिक सोशल एटिकेट ऑफ मोर्निंग, यानी कि जब आप ग्रीफ में हो किसी के मरने के तो आपको वो दिखाना पड़ेगा. ऑफन टाइम्स ऐसा होता है जैसे बहुत औरतों को अक्यूज़ किया जाता है कि इसका तो पति अभी मरा है, देखो इसको देखकर लग भी नहीं रहा, ये तो मुस्कुरा रही है, ये तो रंग बिरंगे कपड़े पहन के आ गई है. ये जो हिपोक्रेसी हमारी सोसाइटी में है, यही उस टाइम पे ब्रिटिश मिडिल क्लास सोसाइटी में भी थी. दिखना ज़्यादा ज़रूरी है, फील हो रहा हो या ना हो रहा हो. ठीक है, और ये जो ब्लैक क्लोथिंग है, लोगों को लगता है कि ये उनकी जो एवरेज यानी कि उनकी एक्सट्रीम ग्रीड है उसको लोगों से छुपा रही है, बट इन रियलिटी वो कुछ भी नहीं छुपा रही है. ओके, एंड विद दैट वी एंड द डियर डिपार्टेड. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. दिस इज more or less all you need to know. It was a good revision. I hope you've read the play. आप बिना ड्रामा को पढ़े एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी अच्छी समरी सुन लो. So make sure that if you haven't still, please go and read the play once and then you can watch the summary again to understand it better. Now we'll move on to Julius Caesar, which is a political tragedy. Now we get into the serious tone. It's about ambition, betrayal and the volatility of power. Ambition, किसका ambition? Caesar का ambition, Cassius का ambition, Mark Antony का ambition. The only one who wasn't actually driven by ambition but was driven by ideology was Marcus Brutus. और इसी वजह से इस पूरे प्ले का सेंट्रल कैरेक्टर ब्रूटस है. It is not Caesar. The play might be called Julius Caesar,
but it revolves around the conflict that Marcus Brutus is feeling about killing his own friend for the sake of his nation. और कैसे अच्छी इंटेंशन, अच्छी आइडियोलॉजी रखने वाले इंसान को मैनिपुलेट किया जाता है पावर हथियाने के लिए. एंड दैट्स व्हाट द वॉलेटिलिटी ऑफ पावर इज. कौन पावरफुल कब तक है, वी नेवर नो. जूलियस सीजर थॉट दैट ही वाज अनडिफीटेबल, कोई उसको नहीं हरा सकता. ही सेज कि डेंजर और मैं एक ही लिटर से पैदा हुए दो शेर हैं और मैं ज्यादा पावरफुल हूं. सो I do not fear danger. But he was killed by his close circle, जिन लोगों को वो ट्रस्ट करता था. बड़े बड़े battles, wars में सीजर नहीं मरा. He is celebrated for having killed the sons of Pompey, for winning the civil war, and then it's his very people, especially Brutus, who end up killing him. Then we have the conspirators, we have Cassius, Decius, Marcus Brutus. ये लोग पावरफुल थोड़े टाइम के लिए होते हैं जब वो सीजर को मार देते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द प्ले, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है पर मैं आपको बता देती हूँ, एट द एंड ऑफ द प्ले द कॉन्स्पिरेटर्स आर डिफीटेड. Mark Antony along with Caesar's nephew Octavius actually end up winning the battle, and Octavius goes on to become a very powerful emperor of Rome called Augustus. Okay, तो वॉलेटिलिटी ऑफ पावर के ऊपर है, एंड ऑब्वियसली बिट्रेयल बीइंग द सेंट्रल थीम. किसने किसको बिट्रे किया? क्या सीजर ने रोम को बिट्रे किया? क्या ब्रूटस ने सीजर को बिट्रे किया? क्या मार्क एंटनी ने ब्रूटस को बिट्रे किया? क्या कैशियस ने ब्रूटस को बिट्रे किया? कि कैशियस ने भी सीजर को बिट्रे किया? everyone's betraying everybody. okay, and आप किसको सपोर्ट करते हो वो आपकी जजमेंट, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पे डिपेंड करता है. किसी को भी एज राइट या रॉन्ग नहीं दर्शाया गया है प्ले में. ओके, सो जो एक्ट्स आपके सिलेबस में है उसमें हम देखते हैं कैल्पर्निया का सपना, द वाइफ इज ऑलवेज राइट, जूलियस सीजर का ह्यूब्रिस, उसकी एक्सेसिव प्राइड कि वो कैल्पर्निया की बात भी नहीं सुन रहा है, फॉर्च्यून टेलर की बात भी नहीं सुन रहा है, डीसीएस की मैनिपुलेशन. अब आपको ये याद रखना है कि मार्कस ब्रूटस अलग कैरेक्टर, डीसीएस ब्रूटस अलग कैरेक्टर. डीसीएस ब्रूटस को हम सिर्फ डीसीएस बोलते हैं, मार्कस ब्रूटस को हम ब्रूटस बोलेंगे. दोनों दूर के कजन्स हैं इसलिए उनका नाम सेम है. डीसीएस का माइनर रोल है, ब्रूटस का इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, डीसीएस आता है, जूलियस सीजर को कन्विंस कर ले जाता है, बिकॉज उसका काम ही है कि जूलियस को सेनेट हाउस में लेकर आए. जूलियस सीजर सेनेट हाउस में नहीं आएगा तो उनकी कॉन्स्पिरेसी कैसे पूरी होगी, वो उसको मारेंगे कैसे. ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मार्क एंटनी कैसे रिएक्ट करता है. नाउ मार्क एंटनी इज अ वेरी क्लेवर पर्सन, ही नोज दैट ही हैज टू टेक रिवेंज फॉर सीजर्स डेथ, लेकिन उसको किस तरीके से लेना है वो बहुत प्लान्ड, कैलकुलेटेड है. हर चीज जो मार्क एंटनी बोलता है थ्रू आउट द प्ले, सब कुछ सोची समझी साजिश होती है. जब वो अपना ग्रीफ एक्सप्रेस कर रहा है वो भी जान के कर रहा है, जब वो हाथ मिला रहा है कॉन्स्पिरेटर्स से वो भी जान के कर रहा है, जो पूरी स्पीच दे रहा है वो तो मास्टर क्लास है रेटोरिक की. सो एवरीथिंग दैट मार्क एंटनी डज इज वेरी वेल कैलकुलेटेड, एक्सेप्ट फॉर जब वो अकेले बात कर रहा होता है सीजर की डेड बॉडी से. वो इकलौता डायलॉग है जिसमें मार्क एंटनी अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्चुअली में एक्सप्रेस करता है. ठीक है, सो इट इज दिस प्ले मोस्टली एंड most importantly revolves around the dilemma of Marcus Brutus and the manipulation of the Roman mob, जो मार्क एंटनी अपनी स्पीच के थ्रू करता है. ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, वो वाली स्पीच. की कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्या है? स्ट्रगल बिटवीन पर्सनल लॉयल्टी जो कि ब्रूटस की सीजर के साथ है, ठीक है, and political ideals, which is how Brutus feels about Rome. and अपने एक अच्छे से डायलॉग से ब्रूटस क्लियर कर देता है कि जैसे एक स्मॉल फायर कैन, अ बिग फायर कैन एनगल्फ अ स्मॉल फायर, वैसे ही पिटी ने पिटी को इनगल्फ कर लिया. जो पिटी मैं सीजर के लिए फील करता था वो बहुत छोटी पिटी है कंपेयर टू द पिटी दैट आई फील फॉर माय नेशन, फॉर रोम.
Just to give you a little bit of context over here, Brutus was a stoic. वो stoic philosophy follow करता था, जिसका सार ये है कि आपको emotions से नहीं चलना है. Don't be driven by your emotions. Don't give emotional reactions to everything. Instead, work with the logic. Be rational. And हर चीज़ को logic से देखो. इतना लॉजिकली एनालाइज कर लिया ब्रूटस ने हर चीज़ को कि उसने अपने दोस्त को ही मार दिया. शायद समझा के देखता तो कुछ हो जाता, बात करके देखता तो कुछ हो जाता, बट वो सीधा उसको मारने के लिए रेडी हो गया. लेटर ऑन इन द प्ले, आपके जो सिलेबस में नहीं है, ब्रूटस की वाइफ पोर्शिया भी मर जाती है. तब थोड़ा सा वो अपने इमोशंस दिखाता है, लेकिन वो भी फिर वो कंट्रोल कर लेता है बिकॉज ही इज a stoic. All right, so road to the Ides of March is the 15th of March. That was the day when Caesar was killed. ठीक है, तो कैसे हम उस मोमेंट तक पहुंचे? सबसे पहले क्या होता है, कैल्पर्निया को एक बहुत ही डरावना सा सपना आता है और वो बोलती है कि तुम्हारा स्टैचू है, उससे ब्लड निकल रहा है हर जगह से, लस्टी रोमन्स आ रहे हैं, अपना हैंकी उसमें डबो रहे हैं, तुम्हारे खून में नहा रहे हैं. मुझे तो भाई कुछ अच्छा नहीं लग रहा है. साथ ही साथ आसपास सारे ओमन्स ख़राब है. अभी मैंने सुना दैट एक लायनेस ने रोड पर जन्म दे दिया. हर जगह ग्रेव से मुर्दे निकल के आ रहे हैं. इट सीम्स लाइक द इंटायर स्काई इज इन बैटल. वहाँ पे यू कैन सी कि पूरी मिलिट्री फॉर्मेशंस हो रखी है. देयर इज अ वॉर हैपनिंग. नथिंग सीम्स राइट. एंड ऑल ऑफ दिस इज indicating one thing, that your life is in danger. Okay, and she says this one line, when beggars die there are no comets seen, the heavens themselves blaze forth the death of princes. अगर कोई छोटी मोटी बात होती तो कुछ नहीं होता, तुम्हारे मरने की बात है. द मोस्ट पावरफुल मैन इन रोम, एंड दैट्स वाई हमें हर जगह से संकेत आ रहे हैं. सीजर बात मान भी जाता है. He also tells a fortune teller कि मुझे बताओ कि what's in store for me. तो जब वो एक जानवर की बलि चढ़ाते हैं देखने के लिए कि फ्यूचर में क्या है, उसके एंट्रेल्स, उसके अंदर के बॉडी पार्ट्स में हार्ट नहीं मिलता. तो सीजर पहले इस बात को एज अ बैड ओमन समझता है कि हार्ट नहीं निकला, बट डीसीएस की थोड़ी सी मैनिपुलेशन के बाद वो ये समझ जाता है कि ये जो बीस्ट है ये हार्ट के बिना इसलिए था क्योंकि मुझे हेवेंस बताने की कोशिश करे कि आज तुम घर से नहीं निकले तो तुम एक बुज़दिल इंसान हो, तुम्हारे में दिल नहीं है, जिगरा नहीं है. डीसीएस कैल्पर्निया के ड्रीम को भी जानबूझ के मिस इंटरप्रेट करता है. क्यों करता है? ताकि सीजर कन्विंस हो जाए कि उसको सेनेट हाउस में आना है. वो कहता है कि भाई तुम इतने पावरफुल हो दैट योर ब्लड इज गोइंग टू रिजुविनेट ऑल ऑफ रोम. रोम को पावर, ताकत, शक्ति तुम्हारा खून दे रहा है. तुम चलो सेनेट, आज सब लोग वहां पर होंगे एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कम. वो उसके एम्बिशन को, उसकी एरोगेंस को राइल अप कर देता है जानबूझ के कि मैं इसको जितना चढ़ाऊंगा उतना ही एक्साइटेड हो जाएगा सेनेट हाउस आने के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मारना है सीजर को. नेक्स्ट वी हैव सीजर्स एरोगेंस, हिज प्राइड, और व्हाट वी कॉल hubris. It is his hubris that becomes his undoing, his downfall. वो सारी warnings को dismiss कर देता है. कहता है cowards die many times before their deaths, the valiant never taste of death but once. यानी कि मैं मरने से नहीं डरता, जब मरना होगा हम सीना तान के उसके आंखों में आंखें देख कर मरेंगे. मैं उनमें से नहीं हूँ जो झूठ मूठ बोलकर अपने घर में छिपा बैठा रहूँ. मैं जाऊँगा सेनेट हाउस. आई एम नॉट स्केयर ऑफ डेंजर, डेंजर एंड आई आर ऑफ द सेम लिटर. ठीक है, फिर क्या होता है? व्हेन ही रीचेस द सेनेट हाउस, प्यूब्लियस के बैनिशमेंट को एज एन एक्सक्यूज वो लोग यूज करते हैं. दे ऑल नील डाउन बिफोर सीजर. थोड़ा सा और एरोगेंट होता है सीजर. कहता है ये नीलिंग वीलिंग से कॉमन लोग खुश हो जाते होंगे, मैं इन सारी चीज़ों से खुश नहीं होता. जब वो बोलते हैं कि प्यूब्लियस की बैनिशमेंट हटा दो, तो वो कहता है कि नहीं भाई, आई एम एज कॉन्स्टेंट एज अ नॉर्दर्न स्टार.
पूरे फर्मामेंट में, पूरे आसमान में बहुत तारे हैं, एक ही नॉर्दर्न स्टार है जो डगमगाता नहीं है, अपनी बात से नहीं हिलता। मैं भी अपनी बात से नहीं हटूंगा। आई हैव सेड व्हाट आई हैव सेड। अगर मैं तुम्हारी बातों में आ गया तो लॉ का कोई मायने ही नहीं रहेगा, इट विल बिकम अ चाइल्ड्स गेम। तो कॉन्स्पिरेटर्स यूज दिस एज अ रूस ताकि वो अपनी एरोगेंस में लगा रहे, एंड देन फाइनली दे कैन स्टैब हिम। बिट्रियल कैसे कल्मिनेट होता है? जब सब लोग स्टैब कर देते हैं, सीजर स्टैब 33 टाइम्स। फाइनली जो डीपेस्ट एंड अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल होता है वो ब्रूटस द्वारा दिया गया होता है, जिसकी वजह से सीजर सेज एट टू ब्रूटे, यू टू ब्रूटस। ही वॉज शॉक्ड, ही वॉज हर्ट कि ब्रूटस मुझे कैसे धोखा दे सकता है। एंड देन सीजर फॉल्स ironically at the foot of Pompey's statue. Okay? Now, यहाँ पर जब मार्क एंटनी आता है, कैशियस एंड ब्रूटस हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि हम मार्क एंटनी को नहीं मारेंगे। ब्रूटस बीइंग द लॉजिकल रैशनल मैन दैट ही इज, ही अंडरस्टैंड्स कि यार मार्क एंटनी का कोई खतरा नहीं था हमें, ही वॉज नॉट एम्बिशियस, ही वॉज लॉयल टू सीजर, आई अंडरस्टैंड दैट, बट उसको नीडलेसली मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। He convinces everybody else कि मार्क एंटनी को नहीं मारना चाहिए, which ends up becoming a fatal mistake for Brutus and the other conspirators. But this also shows us कि Brutus कोई power driven, hungry for power type का इंसान नहीं है. He's a good man at heart. He is just driven by his own principles. वो अपने उसूलों का आदमी है, और क्योंकि उसके उसूल नीडलेस किलिंग अलाउ नहीं करते हैं, उसको ज़रूरी नहीं लगता कि मार्क एंटनी को मारा जाए। इनफैक्ट वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं अपने लॉजिक से जब मार्क एंटनी को समझाऊंगा कि हमने सीजर को क्यों मारा है, वो समझेगा और वो हमारी साइड पे आ जाएगा। मार्क एंटनी को पता है कि ब्रूटस को उससे ये एक्सपेक्टेशन है। मार्क एंटनी इसी एक्सपेक्टेशन को मैनिपुलेट करता है। वो बोलता है, पहले अपना ग्रीफ भी मतलब वो जाहिर करता है, बताता है कि you know Caesar was my friend and I'm completely shocked by this. If you guys want to kill me, obviously he won't say guys, if you noble men want to kill me, do it right away, because इससे ज़्यादा opportune time कुछ नहीं होगा। जिस जगह पे सीजर मरा है, जिस वेपन से सीजर को मारा गया है, जिन हाथों ने सीजर को मारा है, अगर सब कुछ सेम रहेगा मेरे लिए भी, then this will be a meaningful death for me. So kill me right away. He says this on purpose. Mark Antony, very smart आदमी. He says all of this on purpose because he wants to convince the conspirators that he is in grief, but he also understands why they did what they did. ठीक है? वो genuine लगना चाहता है उनके सामने, और वो थोड़ा सा ना समझना भी चाहता है कि conspirators के दिमाग में exactly क्या चल रहा है, उनका प्लान क्या है। When everything goes according to plan, the conspirators decide to, make Mark Antony a part of the new government, या new order that is going to be established. Cassius थोड़ा warn भी करता है ब्रूटस को कि मार्क एंटनी को खुली छूट मत दो, अभी वो पता नहीं क्या कर देगा। ब्रूटस does not listen, and Mark Antony very craftily gets permission to talk to the common Roman public, क्योंकि सीजर वॉज अ डियर फ्रेंड ऑफ हिज एंड ही वांटेड टू टॉक इन हिज फ्यूनरल। ठीक है, ब्रूटस कंडीशंस देता है कुछ। ब्रूटस कहता है कि मैं पहले बोलूँगा, सबको समझाऊंगा कि हमने सीजर को क्यों मारा, फिर बोलूँगा कि हमारी परमिशन से मार्क एंटनी अपने दोस्त को एक अलविदा कहने आया है, तो उसकी बात सुनो। एंड मार्क एंटनी ऑल्सो हैज़ टू मेक इट वेरी क्लियर कि वो हमारी परमिशन से बोल रहा है। ये कंडीशंस ब्रूटस लगा देता है, उसको लगता है ये इनफ होगा। ओके, नाउ दोनों की स्पीच में क्या डिफरेंस है? आप दोनों की स्पीच पढ़ोगे भी तो ब्रूटस की स्पीच में ऐसा कुछ नहीं है जो पैशनेट है, ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको लगेगा कि आपके इमोशंस एकदम से जाग गए हो, जबकि मार्क एंटनी की स्पीच इज वेरी ड्रामेटिक, इट्स एक्सट्रीमली इमोशनल। ठीक है, डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि ब्रूटस लोगों को लॉजिक दे रहा था, मार्क एंटनी लोगों को भावुक कर रहा था। एंड यू नो आज की पॉलिटिक्स में भी क्या बेटर वर्क करता है। अगर लोग लॉजिक से ही चल रहे होते तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फैक्ट्स इतने पॉपुलर नहीं होते हमारे बीच। लोग लॉजिक से नहीं चलते हैं, लोग इमोशन से चलते हैं। यही चीज़ का फ़ायदा उठाया
मार्क एंटनी, वेरी स्मार्टली, ग्रेट पॉलिटिशियन. ब्रूटस क्योंकि बहुत ही लॉजिकल बात कर रहा था, पेट्रियोटिक बात कर रहा था, बहुत ही ड्राई तरीके से, देयर इज नो इमोशन इन इट. सो वी कैन, Shakespeare has also shown this by the way he's written the speech. It is in prose, okay? Whereas Mark Antony का जो दिल से निकली हुई बात है, driven by passion, fiery, emotional, manipulative, sarcastic. Brutus is an honorable man. ये line शुरू होती है as a normal, genuine line, ताकि mob मेरे against कुछ ना सोचे. धीरे 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 ये लाइन सार्कास्टिक हो जाती है एंड में. ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन. तो शेक्सपियर ने इसको पोएट्री में लिखा है, बिकॉज प्रोज इज द हेड एंड पोएट्री इज द, सॉरी माइक, पोएट्री इज द हार्ट. ओके, सो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या है? मैंने सीजर से प्यार किया लेकिन रोम से ज्यादा प्यार किया. आप लोग अगर टिरनी में नहीं रहना चाहते थे, अगर आप वापस स्लेव्स बन के नहीं रहना चाहते थे, तो आप सपोर्ट करोगे सीजर की डेथ को, क्योंकि आप ही को लिबरेट करने के लिए हमें सीजर को मारना पड़ा. वो ज्यादा एम्बिशियस हो गया था, वो आपसे आपकी फ्रीडम छीन लेता. मर्डर वॉज नेसेसरी फॉर फ्रीडम. Whereas मार्क एंटनी की आर्ग्यूमेंट थी कि सीजर वॉज नॉट एम्बिशियस, लेकिन ये नोबल लोग कह रहे हैं वो एम्बिशियस था, तो हो सकता है हो. सीजर ने तो अपनी विल में सब कुछ आपके लिए छोड़ दिया, जबकि बाद में जाके इन द प्ले मार्क एंटनी वो सब कुछ विल से हटा भी देता है. बट अभी मॉब को भावुक करने के लिए बोल दिया कि सीजर ने तो सब आपके लिए छोड़ दिया, सीजर ने आपके लिए लड़ाइयाँ लड़ी. ये जो आज रोम में हमारे पास इतना कुछ है, ये सब कुछ सीजर लड़ाई कर करके लेकर आया है. क्यों रोम आबाद है? सीजर की वजह से आबाद है. लेकिन ब्रूटस कह रहा है कि वो एम्बिशियस था, और ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, very manipulative, repeatedly calls him honorable to undermine him, ताकि honorable का meaning ही change हो जाए. जो शुरू में genuine होता है एंड में sarcastic हो जाता है. और कह रहा है, जो वो कह रहा है मार्क एंटनी, उसका उल्टा ही चाहता है. कह रहा है, I've come to bury Caesar not to praise him, but he has not come to bury Caesar. He has come to sway common public and sway public's opinion in favor of Caesar and against the conspirators. क्या करता है वो? इंसाइट कर देता है मॉब को फॉर म्यूटनी, कि तुम इन कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट अब लड़ो. मॉब तो इतना पागल हो जाता है, जैसे कि मॉब हमेशा हो ही जाता है. इसीलिए मॉब जस्टिस इज नॉट जस्टिस, कि इनोसेंट लोग भी मर जाते हैं. बिल्कुल इस एक्ट के बाद ही ऐसा होता है. जो नेक्स्ट सीन है उसी में होता है कि एक innocent poet को मार दिया जाता है because he shares his name with a conspirator. Okay, cry havoc and slip the dogs of war. ये तो वो मार्क एंटनी चाहता ही है कि युद्ध हो जाए, तबाही मच जाए, सीजर की मौत का पूरा बदला लिया जाए. And then what does he say? After the mob has been incited, mischief thou art afoot. अब जो chaos है वो शुरू हो चुका है. अब देखते हैं क्या होता है, आगे आगे देखो होता है क्या. ओके, सो यहाँ पर हमारा जो सीजर है वो पावरफुल है, कॉन्फिडेंट है, बट ही इज ब्लाइंडेड बाय हिज ओन वैनिटी. ही गेट्स ओवर कॉन्फिडेंट एंड दैट्स व्हाई ही फेल्स टू सी कि उसकी जान को खतरा है. द आइडियलिस्ट, द नोबल ब्रूटस, एंड एक्चुअली में अगर आप किसी को नोबल कह सकते हो तो वो ब्रूटस को ही कह सकते हो. ही इज मैनिपुलेटेड इनटू बिलीविंग कि मर्डर ऑफ सीजर इज द ओनली ऑप्शन, द ओनली way to save Rome, when it's not true, क्योंकि उसके आसपास के जो conspirators हैं उनके intentions इतने pure नहीं हैं. We have Mark Antony who is the master manipulator, the master of rhetoric in this chapter. Caesar का दोस्त है, public opinion को यूं बदलता है अपनी बातों से. Very good orator, जैसे कि हिटलर भी था. We actually know, if you look at Hitler's speeches, he used to really rile up the crowd. I'm not comparing Mark Antony to Hitler, don't get me wrong, but I'm saying that oration is so powerful, rhetoric is so powerful that it can change history, it can change the course of the world. तो इसको ये मत समझना कि किताबी बातें हैं, प्ले में लिख दिया तो लिख दिया. नहीं भाई, हिटलर ने पूरे जर्मनी को कन्विंस कर दिया कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है. कैसे? ओरेशन से. So be very careful, don't get manipulated by master orators.
नेक्स्ट वी हैव कैशियस हु इज द इंस्टिगेटर, तीली लगाने वाला, जो पर्सनल जेलसी से ड्रिवन है, पावर हंग्री है खुद, उसका कोई ऐसा आइडियलिज्म नहीं है जैसे ब्रूटस का है, एंड वो एक कैटलिस्ट बनता है इस कॉन्स्पिरेसी के लिए। ये आपके सारे कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में। ओके, देन वी हैव the literary devices and techniques used here. Irony, Caesar dying at the foot of Pompey, foreshadowing, chaos of nature हमें बता रहा है कि क्या actual chaos is going to descend upon Rome. जो chaos Calpurnia describe करती है वो chaos actually हो जाता है. And obviously the most important, the power of rhetoric, where Brutus' की rational speech is contrasted by Mark Antony's amazing rhetoric, where he has ethos, pathos, logos, convinces everybody, gets everybody emotional, and sways public opinion in his favor. Okay, and finally we are done with both the dramas. So यहाँ पर एक final summarization कर ले अगर हम तो, Dear Departed is about your private space. It's about our home. हमारी चार दीवारी के अंदर क्या होता है. Whereas Julius Caesar is the public sphere, the politics of a nation. ठीक है, यहाँ पे lesson is about the pettiness of greed, avarice, greed कैसे human dignity ही छीन लेती है, आपकी basic core values को ही छीन लेती है आपसे. और यहाँ पर lesson है volatility of power, कि कितने भी आप powerful हो जाओ, जिस दिन वो power आपके सर पे चढ़ गई वो छीनी जा सकती है. एंड नेक्स्ट इज हाई आइडियल्स, इतना आइडियलिस्टिक होने के क्या नुकसान होते हैं कि उसी आइडियलिज्म को आपके अगेंस्ट यूज किया जाता है, आपको आपसे एक एक्चुअली बुरी चीज करवाई जा सकती है बेस्ड ऑन योर आइडियलिज्म. सो डोंट बिकम टू रिजिड इन योर आइडियल्स, ऑलवेज बी ओपन टू डिबेट and to understand differing opinions, otherwise you are prone like Brutus to get manipulated. And then with that we have covered both our dramas, so I hope that was helpful for you. Do like the video, share it with your friends, comment, do the necessary, and keep preparing well. I'm sure you're all going to do a fantastic job in your board exams. I will see you soon. Take care. Bye bye.